इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट। इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BPSC 107 की, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर दृष्टिकोण। इस पे हमने ऑलरेडी इकाई 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे इकाई 3 की। इकाई 3 जिसका शीर्षक है प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। यानी शीर्षक सही स्पष्ट है कि इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, युद्ध का कारण क्या था और युद्ध के बाद की जो स्थिति थी, परिणाम था, वो क्या था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा यह लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, चाहे वो PDF के फॉर्म में हो, हैंड रिटन के फॉर्म में हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का जूम क्लास ज्वाइन करना हो, आपको बुक नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। हमेशा की तरह प्रस्तावना को हम स्किप करेंगे क्योंकि प्रस्तावना में वही दिया गया है जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे युद्ध के कारण के बारे में। तो हम शुरू करेंगे युद्ध के कारण। देखिए, युद्ध का कारण क्या था, ध्यान से समझते हैं। हॉब्सबर्ग सिंहासन के उत्तराधिकारी, हॉब्सबर्ग एक राज्य था, उसके सिंहासन के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। उसकी हत्या के बाद युद्ध छिड़ गया, यानी इस व्यक्ति की हत्या हो गई। 28 जून 1914 को बोस्निया एक देश है, बोस्नियाई कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, ध्यान से समझिए, ये वो दौर था जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय का अर्थ होता है कि हर देश अपने आप में कट्टर हो रहे थे। यानी अगर जर्मनी से इटली की दुश्मनी थी, मान लीजिए, तो जर्मनी वाले इटली वालों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जहां पर भी इटली वाले दिख जाए उन्हें वहीं पर मार दो। यानी राष्ट्रवाद बिल्कुल चरम पर था। हालांकि यह हत्या युद्ध का असली कारण नहीं थी, बस एक बहाना भर था। यानी युद्ध तो पहले से ही, मतलब मन में पहले से ही युद्ध था कि कभी मौका मिले तो मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे। बस यह एक बहाना मिल गया जब उसकी हत्या हो गई। युद्ध के कारणों को उन राजनीतिक आर्थिक घटनाओं में पाया जा सकता है जो फ्रांस जर्मन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो रहा था। यानी आर्थिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पहले से ही छिड़ चुका था। जंग तो पहले से ही चल रहा था, बस एक बहाना चाहिए था मारने और लड़ने का। आर्थिक प्रतिद्वंदिता पैदा हुई। उपनिवेश पर विवाद बोले तो ब्रिटेन चाह रहा था हम उस देश पे कब्जा करें, फ्रांस चाह रहा था हम करें, जर्मनी चाह रहा था हम करें और रूस चाह रहा था हम कब्जा करें। अब क्या हुआ कि जो देश किसी दूसरे देश पर कब्जा जमा, जैसे कि भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, डच भी आए थे, है ना। तो बस यही दौर चल रहा था कि कौन किस देश पर जो है वो राज कर सकता है। अब नीचे आइए, आर्थिक प्रतिद्वंदिता। 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही और 20वीं शताब्दी की शुरुआत की दशकों में अधिकांश यूरोपीय शक्तियां टैरिफ युद्धों में व्यस्त थी, छोटे मोटे युद्धों में वो लोग व्यस्त थी और विदेशी बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी कि दूसरे देश के बाजार, विदेशी बाजार पर कौन कब्जा कर सकते। जैसे भारत पर कब्जा करने के लिए पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए। क्यों आए? क्योंकि भारत एक बाजार था, यानी अपने सामान वो भारत में बेचते थे, भारत के चीज़ों को, कच्चे माल को अपने देश में ले जाते थे। तो उनके नज़रों में भारत एक सोने की चिड़िया थी। तो कौन इसे लूट सकता है, कौन इसका फायदा कर सकता है। तो पुर्तगालियों में, अंग्रेजों में जो है वो क्या हुआ, युद्ध छिड़ा। अब देखिए, इटली और फ्रांस, रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया तथा और कईयों के बीच युद्ध हुए। इन टैरिफ युद्धों के अलावा सामान्य रूप से शक्तियों के बीच और विशेष रूप से विदेशी बाजारों के लिए जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। मैंने पहले ही कहा कि जर्मनी, रूस, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी में जो है वो प्रतिद्वंद चल रहा था कि कौन पहले कब्जा कर सकता है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन सर्वोच्च आर्थिक शक्ति था, यानी सबसे पावरफुल कौन था, ब्रिटेन, और अधिकतर देशों पर ब्रिटेन का ही कब्जा था। उनमें से हमारा भारत भी एक था।
जिसके पास एक शक्तिशाली नौसेना और सेना थी, यानी ब्रिटेन के पास एक बहुत बड़ी नौसेना थी। नौसेना जर्मनी के पास भी था, बहुत ही खतरनाक नौसेना। आगे पढ़ेंगे हम। अपनी रियासतों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में एकत्रित करने के बाद जर्मनी अचानक यूरोप में एक प्रतिस्पर्धी महाशक्ति बनकर उभरा। देखिए, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया, एक शक्तिशाली देश बन गया। और यूरोप में जब एक शक्तिशाली देश ब्रिटेन पहले से था और उसके बाद जर्मनी उसको टक्कर दे रहा था, तो देखिए जंगल में भाई एक ही राजा रह सकता है ना। तो जंगल का राजा कभी दो नहीं होता, एक ही राजा रहेगा। अगर दो राजा होगा तो दोनों में लड़ाई होगी और फिर एक मरेगा। तो यहां पर भी वही हुआ। ब्रिटेन पहले से कब्जा जमा कर रखा था पूरे विश्व पर, अब जर्मनी भी आ गया। अब जर्मनी आया तो ब्रिटेन तो बोलेगा ना भाई कि मेरा राज पहले से है, तो तुम कैसे आएगा जी। तो ब्रिटेन और जर्मनी में क्या हुआ, जंग जो है वो शुरू हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अपनी तो ये हो गया, जर्मनी की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने से इसे विदेशी बाजारों के लिए एक कड़ी प्रतियोगी बना दिया। यानी ब्रिटेन का कड़ा जो है वो प्रतियोगी बन गया। कौन? जर्मनी। जहां ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय शक्तियों के लिए बहुत बड़ा दांव था। चिंता हो गया उन्हें कि अब नया जो है वो देश आ चुका है हमें टक्कर देने के लिए। इस प्रतियोगिता से दूरगामी राजनीतिक नतीजे निकले। इसने इन राज्यों के संबंधों में क्या किया, बहुत ही तनाव पैदा कर दिया। यानी अब दो देश एक देश पर कब्जा करने के लिए लड़ना शुरू कर दिए। तो यही लड़ाई धीरे धीरे जाके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेगी। अब देखिए, अब नीचे है उपनिवेशिक विवाद। उपनिवेशिक विवाद का सीधा अर्थ समझ लीजिए कि किसी दूसरे देश पर, जैसे कि भारत पर कब्जे के लिए पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में लड़े। तो क्यों लड़े? क्योंकि उनको मालूम था कि भारत के पास बहुत सामान है, भारत के पास सोना है, भारत के पास खनिज है, भारत के पास पॉपुलेशन है और भारत के पास क्या है, किसान है, मजदूर है, खेत है। तो भारत से हम क्या कर सकते हैं, कच्चा माल उगाकर उस माल को ब्रिटेन लाकर वहां के फैक्ट्री में उस माल से नया माल तैयार करके फिर से हम पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, है ना। तो औपनिवेशिक विवाद छिड़ गया। जैसे कि कोई देश है, वहां पर पहले जो है अंग्रेजों का शासन था, अब जर्मनी बोला कि हम भी अब उस देश पर कब्जा करेंगे, हम भी अब उस देश के बाजार पर कब्जा करेंगे। तो ये था औपनिवेशिक विवाद। दूसरा है विरोधी गठबंधन प्रणाली। देखिए, विरोधी गठबंधन प्रणाली क्या है? विरोधी शक्तियों के बीच दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों के लिए संघर्ष परस्पर विरोधी गठबंधन के गठन का कारण बन गया। देखिए, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि देखिए जर्मनी शक्तिशाली पहले से था, तो जर्मनी के कुछ चमचे देश भी होंगे, जर्मनी का अपना गुट भी होगा कुछ देशों का जो जर्मनी का सपोर्ट करेगा, जो ब्रिटेन का सपोर्ट करेगा। यानी ब्रिटेन बहुत पहले से शक्तिशाली था तो उसने अपने प्यादे पाल रखे होंगे, कुछ ऐसे देशों को अपने गुट में रखा होगा। अब जब जर्मनी आ गया तो जर्मनी भी अपने अगल बगल के देशों को अपने गुट में रखा होगा। तो दो गुट बन गया, एक ब्रिटेन का गुट और एक जर्मनी का गुट। अब इन दो गुटों में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हुआ। समझे, इन दो गुटों में अब लड़ाई शुरू हो गई, यानी विरोधी गठबंधन प्रणाली। चलिए, तो अब देखिए इसको ध्यान से समझते हम लोग। जर्मनी ने रास्ता दिखाया, इसने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। यानी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और हंगरी को अपने साथ मिला लिया। इस गठबंधन ने जर्मनी को अल्सेस लॉरेन को पुनः प्राप्त करने में जो है वो क्या किया, मदद किया। यानी कुछ और अगल बगल के राज्यों को जर्मनी ने कब्जाया। गठबंधन को रूस के खिलाफ ऑस्ट्रिया हंगरी की रक्षा के लिए भी डिजाइन किया गया था। यानी रूस जो है वो दुश्मन था जर्मनी का, और जर्मनी को मालूम था कि रूस कहीं ऑस्ट्रिया या हंगरी जो काफ़ी छोटे छोटे देश है वहाँ पर रूस हमला ना कर दे। इसीलिए जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और हंगरी की रक्षा की बात की कि मैं रक्षा करूँगा। गठबंधन 1882 में ट्रिपल अलायंस बन गया। ट्रिपल अलायंस क्यों? क्योंकि इसमें फिर इटली शामिल हो गया। पहले दो लोग इसमें ऑलरेडी थे, एक तो ऑस्ट्रिया हंगरी, दोनों अलग अलग देश है लेकिन साथ में रखा गया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश है, उसमें जर्मनी आ गया तो दो बन गया।
डबल अलायंस, और फिर बाद में उसमें इटली भी आ गया। तो क्या हो गया, ट्रिपल अलायंस, यानी इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ शामिल हो गया, जो फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था। मैंने पहले ही कहा कि पूरी दुनिया में अगर किसी दो देश ने कब्जा किया है तो वो है फ्रांस और ब्रिटेन। तो फ्रांस के खिलाफ जो है ये लोग आपस में तीन, जो ट्रिपल अलायंस है, तीन देशों का समूह है, वो एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर होता है फ्रांस और रूस की संधि। यानी फ्रांस ने देखा कि भाई जर्मनी ताकतवर हो रहा है तो इससे अकेले हम लड़ नहीं सकते, तो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के दुश्मन रूस से संधि कर लिया। और इस संधि का उद्देश्य क्या था, इस संधि का उद्देश्य था कि ये जो ट्रिपल अलायंस था, कौन ट्रिपल अलायंस, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, इनका मुकाबला करना और ब्रिटेन को रोकना, कि ब्रिटेन को भी हमें रोकना है, जिसके खिलाफ फ्रांस और रूस दोनों का उपनिवेशों पर विवाद था। यानी ये लोग जर्मनी का भी अगेंस्ट कर रहे थे, ब्रिटेन का भी अगेंस्ट कर रहे थे। हालांकि समय के साथ फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बीच विवादों को शांति से हल कर लिया गया। क्यों हल कर लिया गया, क्योंकि जर्मनी बहुत ताकतवर हो रहा था और किसी भी देश के ये मतलब के लिए आसान नहीं था कि जर्मनी से अकेले फाइट करे। तो इसलिए इन लोगों ने देखा कि हम आपस में अगर लड़े, यानी रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने देखा कि अगर हम आपस में लड़े तो जर्मनी से हम नहीं सकेंगे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपनी दुश्मनी को भुलाकर आपस में संधि कर ली। ठीक है, अब देखिए उन्होंने अब गठबंधन में प्रवेश किया, यानी अब इधर जो जर्मनी का गठबंधन बना, ट्रिपल अलायंस, तो उनके खिलाफ जो है इधर भी गठबंधन बनना शुरू हुआ, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। सबसे पहले एंग्लो फ्रेंच एटेंट हुआ और फिर एंग्लो रूसी संधि को औपचारिक रूप दिया गया। अब संधि शुरू हो गया, ये दो संधियां ट्रिपल एटेंट में तब्दील हो गए। इस प्रकार यूरोप जो है दो गुट में बट गया। एक गुट था ब्रिटेन का, जिसमें ब्रिटेन थे, फ्रांस था, रूस था, और भी देश शामिल होंगे इसमें, बाद में हम देखेंगे। और दूसरा गुट था जो पहले से बना था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और एक देश था, और उस देश का नाम क्या है, फटाफट जो है आप लोग लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो फटाफट लिख दीजिए। ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और कौन था, मेन जर्मनी। जी हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बढ़ती राष्ट्रवादी आकांक्षाएं। देखिए मैंने पहले ही कहा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला कारण था वो था कट्टरवादी राष्ट्रवाद, यानी कट्टरपंथी जो लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी हो गए थे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी होना भी जो है ख़राब है। बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद अगर आप जब हो जाते हैं तो फिर आपको अपने देश के अलावे हर वो देश आपको दुश्मन नज़र आता है जो आपको टक्कर दे रहा होता है। तो इससे क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश के लोगों तक को नहीं छोड़ा, सेनाओं की तो दूर की बात है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति, यानी ब्रिटेन और जर्मनी अगर दुश्मन है तो जर्मनी को अगर ब्रिटेन का कोई व्यक्ति मिल जाए उसे मार देगा। आपने देखा, आपने को पता होगा कि हिटलर ने किस प्रकार मासूम यहूदियों को जो है वो मौत के घाट उतारा, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, औरतों को मारा, जबकि बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से कोई दुश्मनी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी उसने मारा। क्यों मारा, राष्ट्रवाद, कि हम जर्मनी हैं, हम नाजी हैं, हम नाजी के अलावे सबको मार देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवादी आकांक्षाएं जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ कि यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यक थे, यानी जैसे कि मान लीजिए भारत में भी बाहरी देशों के कुछ लोग रहे होंगे, है ना, पाकिस्तान में भी हमारे भारत के कुछ लोग रह रहे होंगे, काम के सिलसिले में हो या नौकरी के सिलसिले में हो, व्यापार के सिलसिले में हो। तो उसी प्रकार यूरोप के अलग अलग देश में अलग अलग देश के लोग थे, जर्मनी में फ्रांस के लोग थे, रूस में जर्मनी के लोग थे। इस प्रकार से तब हमला होना शुरू हुआ। मान लीजिए रूस के अंदर में जर्मनी के कुछ लोग हैं, तो रूसी लोग राष्ट्रवादी हो गए, तो बोला कि जर्मन लोगों को पीटो, इन्हें यहाँ व्यापार नहीं करने देंगे, इन्हें यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे, अगर ये यहाँ घूमने आए हैं तो इनको यहाँ से भगाओ। तो इस तरीके से क्या हुआ, शत्रुता बहुत बढ़ गई। शत्रुता क्या हुई, बहुत बढ़ गई। और यह शत्रुता कहाँ जाकर ख़त्म हुई पता है, यह ख़त्म हुई 1911 में। 1911 में सर्बिया, ठीक है, जो कि जर्मनी गुट का एक देश था, 1911 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आर्किड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड को मारने की साजिश रची। यानी फ्रांस के
जो है एक व्यक्ति को मारने की, किसको मारेंगे। जब वो सेराजेवो में एक आधिकारिक दौरे पर था, उसे मारने का काम गैव्रिलो प्रिंसिप और उसके साथियों को सौंपा गया और प्रिंसिप की हत्या को अंजाम दिया गया। आई बात समझ में, मतलब कि अब उसे मार दिया गया। अब देखिए, अब होता है युद्ध की शुरुआत। अब युद्ध होगा क्योंकि अब हत्या हो चुकी है, एक व्यक्ति मर चुका है। अब दूसरा देश उस पर क्या करेगा, हमला करेगा। आर्चड्यूक की हत्या हो गई और उसकी हत्या के समय ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को कठोर अंतिम चेतावनी दी। यानी सर्बिया को किसने बोला, सर्बिया ऑस्ट्रिया ने बोला। जो भी ऑस्ट्रिया की मांगे थी कि इसको, इस मर्डर का जांच करना चाहिए, ये जो खून हुआ है, इस मर्डर हुआ है, इस मर्डर की तुम जांच करो, तो ये दिया है ना। अब उसके बाद देखिए, अब सर्बिया ने पूछताछ के संचालन के लिए ऑस्ट्रियाई अधिकारियों को शामिल करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया का ये डिमांड था, ऑस्ट्रिया का क्या डिमांड था कि तुम जब जांच करोगे तो क्या करोगे, जांच में तुम क्या करोगे, तुम हमारे अधिकारी को साथ में रखोगे। लेकिन इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। इसने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानूंगा, है ना। चलिए, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी कि जब तुम शांति से मेरी बातों को नहीं मानोगे तो एक काम करो, अब युद्ध लड़ो। रूस 30 जुलाई को सर्बिया के पक्ष में मैदान में शामिल हुआ। यानी रूस जो है वो इस गुट में आ गया। रूस की भागीदारी ने जर्मनी को युद्ध में उतारा, क्योंकि अब रूस, देखिए झगड़ा शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस युद्ध में कौन कूद पड़ा, सर्बिया का पक्ष में रूस कूद पड़ा। तो सर्बिया के पक्ष में जब रूस आ गया तो रूस और जर्मनी दुश्मन है, तो जर्मनी भी क्या बोला कि ठीक है भाई, तुम अगर सर्बिया का सपोर्ट करोगे, उसे बैकअप दोगे, तो मैं भी ऑस्ट्रिया को बैकअप दूंगा। यानी अमेरिका और रूस वाली स्थिति हो गई। जब पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था तो रूस ने बोला अच्छा तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, तो चलो भाई मैं सपोर्ट करता हूं पाकिस्तान के दुश्मन को, किसको, भारत को। और इस प्रकार रूस का सपोर्ट वहां से भारत को मिला। अब देखिए क्या होता है, जर्मनी ने क्रमशः 1 और 3 अगस्त को रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। किसने, जर्मनी ने। बेल्जियम पर हमला करके फ्रांस पर हमला करने की जर्मन रणनीति ने ब्रिटेन को नाराज कर दिया। यानी देखिए, बेल्जियम पर फ्रांस का आधिपत्य था, तो बेल्जियम पर अटैक माने फ्रांस पर अटैक। तो जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम पर इनडायरेक्टली अटैक किया। तो बेल्जियम पर अटैक हुआ माने फ्रांस पर अटैक हुआ। फ्रांस ब्रिटेन का दोस्त था, तो ब्रिटेन भी क्या हो गया, नाराज हो गया। अब ब्रिटेन क्या करता है कि अगले ही दिन 4 अगस्त को बोलता है कि चलो अब जब तुमने हमारे मित्र देश पर हमला किया है तो ये हमला हमारे ऊपर हुआ है, हम ऐसा लेंगे और अब हम भी युद्ध की घोषणा करते हैं। इस प्रकार दोनों ब्लॉक के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक तरफ कौन था, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी, और दूसरी तरफ था फ्रांस ब्रिटेन और रूस, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया है। पहले ब्लॉक को सेंट्रल पावर्स यानी केंद्रीय शक्ति यानी धुरी राष्ट्र, पहला ब्लॉक कौन था, पहला ब्लॉक था ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, सेंट्रल पावर्स। आई बात समझ में। अब आगे के लेक्चर में मैं हमेशा सेंट्रल पावर्स यूज करूंगा, तो मैं जब भी सेंट्रल पावर्स यूज करूं समझ लीजिएगा मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं, जर्मनी के गुट की बात कर रहा हूं। और जब भी मैं मित्र राष्ट्र की बात करूं तो समझ लीजिएगा मैं ब्रिटेन गुट की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन रूस और फ्रांस की बात कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है युद्ध की घटनाक्रमों के क्रम, यानी क्या क्या हुआ युद्ध में, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम देखेंगे कि युद्ध में अब क्या क्या हो रहा है। चलिए, युद्ध का यूरोपीय चरण। युद्ध 1917 की शुरुआत तक जारी रहा और यह अनिवार्य रूप से एक यूरोपीय मामला था, यानी यूरोप का ही मैटर था। बाकी दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं था, भारत को मतलब नहीं था, अफ्रीका को मतलब नहीं था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को मतलब नहीं था। कुछ यूरोपीय मुद्दे और उपनिवेशों पर उनके नियंत्रण पर लड़ा जा रहा था ये युद्ध। यूरोप युद्ध का मुख्य रंगमंच था, यानी वहीं पर माने पिच था, वो वहीं पर खेल हो रहा था। जर्मन रणनीति 1 महीने में युद्ध को समाप्त करने की थी कि 1 महीने में इस युद्ध को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जीत जाएंगे। तदनुसार जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम पर हावी होकर फ्रांस पर हमला किया।
जर्मन सैनिक कुछ ही दिनों में पेरिस के आसपास के इलाकों में पहुंच गए। मैंने पहले कहा जर्मन बहुत ताकतवर थे, है ना। हालांकि जर्मन इस जीत को बनाए रखने में विफल रहा, क्योंकि आप कितनी सेना भेजोगे उस देश पर। अब वो देश भी तो जो है वो कमज़ोर थोड़ी है, वो उसके साथ उसके पास भी क्या है, ब्रिटेन जैसा महाशक्ति है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अपना गुट है, जिसके पास सेना है, नौसेना है। तो जर्मनी में भी क्या हुआ, उसको विफल रहा उस जीत को बनाए रखने में। फ्रांसीसी सेना ने उन्हें आइने नदी, एक नदी है आइने नदी के तट पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया, यानी जर्मन की सेना पीछे हट गई, है ना। युद्धरत पक्ष अगले 3 वर्षों के दौरान किसी भी दिशा में ज़्यादा बढ़त बनाने में विफल रहे, यानी जर्मनी जिसने युद्ध की शुरुआत की थी वो विफल रहे। एक गतिरोध उत्पन्न हुआ, युद्ध ने इस मोर्चे पर भारी हताहत किया। पहले 4 महीने में कितने लोग, 7 लाख जर्मन के लोग जो है वो मर गए, हताहत हुए, चोट लगे। और जर्मनी के आपका लगभग 8.5 लाख फ्रांस के लोग और 90,000 ब्रिटिश के सैनिक जो है वो क्या हुए, हताहत हुए, चोट लगे, मरे। रूसी और बाल्कन मोर्चों पर हालांकि युद्ध निर्णायक हुए। रूसी मोर्चे पर रूसी सैनिक पूर्व प्रशिया पर आक्रमण नहीं कर सकते थे और बाल्कन मोर्चे पर ऑस्ट्रिया को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। यानी बाल्कन क्षेत्रों में जो है वो ऑस्ट्रिया हार गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्बियाई लोगों ने, जो सर्बिया के लोग थे, उसने ऑस्ट्रियाई लोगों को भगा दिया अपने देश से। नवंबर 1914 में तुर्की केंद्रीय शक्तियों में शामिल हो गया। केंद्रीय शक्ति मतलब जर्मन, यानी तुर्की ने जर्मनी का सपोर्ट किया। तुर्की ने आपूर्ति लाइन को बंद कर दिया और मित्र राष्ट्रों को समुद्री मार्गों से रूस को आपूर्ति भेजने से रोकने का प्रयास किया, क्योंकि तुर्की के पास क्या है, उधर जो समंदर का रास्ता है तो और यूरोप का रास्ता ऐसे तुर्की से होके जा रहा है। तो क्या किया, तुर्की ने बोला कि इस रास्ते को ही ब्लॉक कर देंगे, तो क्या होगा, रूस तक सामान ही नहीं पहुंचेगा, यानी ब्रिटेन वाले रूस तक सामान ही नहीं पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, नतीजतन संयुक्त ऑस्ट्रो जर्मन सेनाओं ने, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेनाओं ने 1915 के मध्य में रूसी सेनाओं को पराजित किया, यानी जर्मनी ने रूस को हरा दिया। इन पराजयों के साथ जार साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। जार मतलब रूस में जो राजा का शासन था उसे कहते हैं जार का शासन, तो पतन शुरू हुआ। इस बीच बुल्गारिया सेंट्रल पावर्स में शामिल हो गया। अब देखिए, सेंट्रल पावर्स में शामिल हुआ यानी जर्मनी में, तो पहले तुर्की ने जर्मनी का सपोर्ट किया, अब उसके बाद बुल्गारिया भी सपोर्ट कर दिया, किसका, सेंट्रल पावर जर्मनी का, और उसकी ताकत और मारक क्षमताओं को बढ़ाया। अब अधिक देश जुड़ेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। अब सर्बिया केंद्रीय शक्तियों के अधीन हो गया, यानी सर्बिया क्या हो गया, जो सेंट्रल पावर्स थे उसके अधीन हो गया। चलिए आगे बढ़ें। इस समय इटली को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया गया। तब इटली को कहा गया कि तुम इधर आओ। इटली का हस्तक्षेप हालांकि युद्ध को प्रभावित करने में विफल रहा। केंद्रीय शक्तियों ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और हैम्बर्ग से लेकर फारस की खाड़ी तक पूरा क्षेत्र उसके नियंत्रण में आ गया, जर्मनी के नियंत्रण। यानी युद्ध के पहले फेज, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी रुकिए, ये युद्ध का पहला फेज था 3-4 महीने का, और उस 3-4 महीने में क्या हुआ, जर्मनी की जीत हुई। जर्मनी ने सबको हराया, जर्मनी ने सर्बिया को हराया, रूस को हराया, ठीक है, सबको हराया। अब देखिए अब क्या होता है, फरवरी 1916 में सेंट्रल पावर्स ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जोरदार हमला किया, यानी जो जर्मनी का गुट था उसने ब्रिटेन के गुट पर हमला किया। उनकी रणनीति मित्र राष्ट्रों पर एक निर्णायक हार थोपने और युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति शर्तों को निर्धारित करने की थी। यानी जर्मनी ने सोचा था कि हम जो है उनको मित्र राष्ट्रों को हराएंगे और जब वो हार जाएंगे तो हम उन पर क्या करेंगे, बहुत सारे कंडीशन थोपेंगे, शांति के कंडीशन, कि तुम ये करो वो करो वो करो, तब हम युद्ध रोकेंगे। लेकिन जर्मनी की यह रणनीति विफल रही, क्योंकि भले ही पहले फेज में उनकी हार हुई हो, लेकिन अभी ब्रिटेन तो पूरी तरीके से युद्ध में कूदा ही नहीं था। अभी तो बस लड़ कौन रहे थे, फ्रांस और रूस। अभी ब्रिटेन की एंट्री होगी और जर्मनी हारेगा, भयंकर हारेगा, ऐसा हारेगा कि मत पूछिए। जर्मनी को पुरुषों और सामग्री दोनों का भारी नुकसान हुआ, यानी लोग मरे और सामान भी हुआ। रूस ने ऑस्ट्रिया को अब हरा दिया। पहले जर्मनी ने रूस को हराया, लेकिन अब रूस ने ऑस्ट्रिया पर अटैक करके ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, उसको हराया। अब रोमानिया मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ,
यानी जो रोमन साम्राज्य रोमानिया था, वो रोमानिया क्या हो गया, अब शामिल हो गया ब्रिटेन के गुट में, और जल्द ही ग्रीस पर अपनी तटस्थता को तोड़ दिया और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हस्तक्षेप किया। यानी रोमानिया जो है वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ना शुरू किया। अब सेंट्रल पावर्स के खिलाफ बाल्कन मोर्चे में संयुक्त आक्रमण ने बुल्गारिया को युद्ध से बाहर कर दिया। सेंट्रल पावर्स ने जब जोरदार अटैक किया बुल्गारिया पर, तो बुल्गारिया डर से जो है वो युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। जर्मनी को कई मोर्चों पर तब तक हार चुका था। उन्होंने ब्रिटेन में आपूर्ति करने वाले जहाज़ों को अवरुद्ध करने के लिए समुद्र के अप्रतिबंधित पनडुब्बी वॉरफेयर खोला। देखिए, जर्मनी की नौसेना भी बहुत ही खतरनाक थी। अब हो क्या रहा था कि युद्ध के दौरान जहाज़ों के सहारे अलग अलग देशों में जो है ब्रिटेन अपना खाद्य सामान, हथियार पहुंचा रहा था। तो अब जर्मनी ने देखा कि अब इससे तो हमें खतरा है, क्योंकि अब ब्रिटेन जो है अपना हथियार पहुंचा रहा है। तो पनडुब्बी, यानी जर्मनी के पास पनडुब्बी बहुत थे, तो जर्मनी ने पनडुब्बी से क्या किया, उन जहाज़ों पर जो खाने पीने और युद्ध का सामान लेके जा रहा था, उस पर हमले करने शुरू कर दिए। कौन कौन हमले करने शुरू कर दिए, बताइए? जर्मनी ने हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या होगा। यद्यपि इस रणनीति ने हाथों हाथ भुगतान किया, लेकिन इसने अमेरिका को मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया। अब होता है अमेरिका की एंट्री। अमेरिका युद्ध में एंटर तब करता है जब जर्मनी का पनडुब्बी ब्रिटेन के खाद्य जहाज को, सामान को क्षति पहुंचाता है। तो अब अमेरिका बोलता है कि अब तुम गलत कर रहे हो, अब तक सब कुछ सही था, मैं युद्ध में नहीं आया था। अब यहां पर होता है अमेरिका की एंट्री। लेकिन अमेरिका भी है क्या, चालाक देश, चतुर देश। अमेरिका डायरेक्ट युद्ध पे कभी नहीं कूदा। अमेरिका बाहर से बस युद्ध को देख रहा था, ठीक है, मजे ले रहा था, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था भाई तुम लोग लड़के मरो। और अमेरिका इस फिराक में था कि सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, तुम लोग आपस में लड़के मरो, तब जाके तुम लोग जब थक जाओगे तब मैं आऊँगा और मैं बोलूँगा कि तुम सब हार गए, तुम्हारी क्षति हुई, अब दुनिया का बॉस मैं हूँ, है ना। अब देखिए, अब अमेरिका जब इस युद्ध में आ गया तो क्या हो गया, अब युद्ध जो है वो अमेरिका तक पहुंचा ही नहीं था, यूरोप में चल रहा था। अब पहली बार जो युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध, वो यूरोप से बाहर निकला अमेरिका में। अब होता है युद्ध की वैश्विक एंट्री। अब देखिए, यूरोप ने मानव जीवन और धन के संदर्भ दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध 4 वर्षों में पहुंच चुका था। यूरोप पतन की कगार पर था, क्योंकि यूरोप के सभी देश आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। यूरोप के सारे देशों की संपत्ति खत्म हो गई थी, लोग मर गए थे, धन संपदा खत्म हो गया था, खाद्यान्न खत्म हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब शांति एक सामान्य मांग बन गई कि भाई अब शांति करो। जुलाई 1917 में जर्मन संसद ने एक शांति प्रस्ताव किया। ठीक है, कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने यूरोपीय सभ्यताओं को बचाने के लिए शांति की अपील की, क्योंकि देखिए हर देश की एक सभ्यता होती है। अब युद्ध करोगे तो सभ्यता खत्म होगी, बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त होंगे, बड़े बड़े पुराने आर्किटेक्ट जो बहुत प्राचीन थे, हजारों साल पहले के थे, वो खत्म होंगे। तो जो यूरोप की जो एक पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हुआ, इसका शांति की पहल जर्मनी ने शुरू की, क्योंकि जर्मनी भी देख रहा था कि अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, तो अब हो सकता है कि भैया हम हार जाए। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा आपका युद्ध का वैश्विक चरण, यानी युद्ध अब अपने वैश्विक चरण पर पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा, ध्यान से देखिए क्या होगा। यहाँ पर युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप और 1917 में रूसी क्रांति के सफल समापन ने इसकी जटिलता को पूरी तरह से बदल दिया, जो अब एक यूरोपियन से एक विश्व प्रसंग में बदल गया। यानी अमेरिका ने जब युद्ध पर एंट्री मारा तो यह युद्ध अब यूरोप का युद्ध नहीं रहा, ये युद्ध अब वैश्विक युद्ध बन चुका था, जिसमें यूरोप के बाहर के देश भी शामिल हो गए थे। अमेरिका के हस्तक्षेप और रूसी क्रांति ने विरोधाभासी विचारधाराओं को आमने सामने किया। यानी अमेरिका का विचारधारा था पूंजीवाद का, और रूसी क्रांति के बाद रूस की विचारधारा किस में बदल गई, रूस की विचारधारा बदल गई साम्यवाद में, यानी जो पूंजीवाद का विरोध करता है।
अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र और शांति के लिए दुनिया को सुरक्षित बनाने की मांग की। यूएसए के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अपने प्रसिद्ध 14 सूत्रीय कार्यक्रम लाए, यानी 14 मांगों को रखा। युद्ध में रूस में जारिस्ट शासन के पतन में बड़े पैमाने पर योगदान दिया, यानी जार का शासन, राजा का शासन खत्म हो गया, पूंजीवाद खत्म हो गई। जार के पतन के बाद सत्ता में स्थापित बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिस्टॉक संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर निकल गई। यानी रूस में जब बोल्शेविक की सरकार आई, बोल्शेविक यानी लेनिन की पार्टी, उसकी सरकार आई, तो उसकी सरकार ने बोला भाई बहुत हुआ, क्योंकि लेनिन बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने बोला नहीं, अब युद्ध खुद हम नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, शांति संधि करेंगे। तो दो दुश्मन देश रूस और जर्मनी एक ही टेबल पर बैठे और क्या किया, संधि की बात की, नहीं अब हम संधि करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। युद्ध की शुरुआत से ही यूएसए ने सख्त निष्पक्षता बनाए रखी थी, यानी वो किसी के भी विपक्ष की बात नहीं कर रहा था। उसने कई कारणों से इस तटस्थता को तोड़ दिया, जिसमें जर्मनी द्वारा व्यापारी जहाज़ों पर अप्रतिबंधित पनडुब्बी हमले, यानी अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था तब तक जब तक जर्मनी ने ब्रिटेन के जहाज़ों पर अटैक नहीं किया। अप्रैल 1917 में यूएसए ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में युद्ध में हस्तक्षेप किया, ठीक है, यानी ब्रिटेन के पक्ष में उतरा, ब्रिटेन के लिए उतरा। युद्ध में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति विल्सन ने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें अमेरिका के युद्ध लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। इसके 14 बिंदु शामिल है। गुप्त संधि के बजाय शांति वार्ताएं कीजिए, समुद्र में स्वतंत्रता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाधाओं को दूर कीजिए, व्यवस्थाओं में कमी है तो उसको सुधार कीजिए, औपनिवेशिक लोगों को न्याय दीजिए, यानी जिन जिन देशों पर आपने कब्जा किया है उनको आज़ाद कीजिए, ऐसा अमेरिका ने कहा, क्योंकि अमेरिका बढ़ चढ़कर लोकतंत्र की बात करता है। और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दीजिए, विश्व में शांति बना के रखिए। तो इस तरीके से वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम, 14 मांग दुनिया के सामने रखा कि इन 14 मांगों को जो है आप लोग मान लीजिए। जब आप इन 14 मांगों को मान लेंगे तो दुनिया में ऑटोमेटिक शांति बहाल हो जाएगी। और देखिए इसी के साथ जो है हम आज का ये वीडियो का पार्ट 1 यानी यूनिट 3 का पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको देखने में बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो वीडियो को ना लंबा खींचते हुए हम लोग वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है फिर युद्ध का अंत कैसे होगा, नहीं होगा, ये हम बात करेंगे कब, पार्ट 2 में। यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे कि युद्ध का अंत कैसे हुआ और अंतिम में हम पढ़ेंगे युद्ध का जो युद्ध चला इसका प्रभाव क्या था, अमेरिका कहाँ पहुँचा, ब्रिटेन कहाँ पहुँचा, यूरोप कहाँ पहुँचा, और खासकर जर्मनी जिसने युद्ध की शुरुआत की थी, जर्मनी कहाँ पहुँचा, उसको हम फिर आगे पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वीडियो समझ में अगर आ चुका है, आ गया है आपको, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू वाला एक कमेंट जो है वो आप छोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।